उस्ताद कालू अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि मेज़ पर पड़े हुए बहुत से फ़ोन में से एक फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, कालू बोल रहा हूँ, उस्ताद कालू ने कहा। स्टीफन बोल रहा हूँ उस्ताद कालू, रॉबिन्सन क्लब से। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। तुम स्टीफन, तुमने कैसे कॉल की है? क्या कोई ज़रूरी बात है? टाइगर तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा है, मैंने सोचा कि तुम्हें इतला कर दूं। दूसरी तरफ से कहा गया तो उस्ताद कालू बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कब की बात कर रहे हो? उस्ताद कालू ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आधा घंटा पहले की। क्यों? स्टीफन ने जवाब दिया तो उस्ताद कालू बेख्तियार हंस पड़ा। क्या अब तुमने ख्वाब देखना तो शुरू नहीं कर दिया स्टीफन? टाइगर को तो हलाक हुए 3-4 रोज होने वाले हैं और उसे हलाक भी मैंने कराया और ये बात कन्फर्म है, उस्ताद कालू ने कहा। फिर तुम्हें यकीनन तुम्हारे आदमियों ने गलत इतला दी है। टाइगर जिंदा सलामत मौजूद है, मुझसे ज्यादा उसे कौन जानता होगा, और मैं आधा घंटा पहले उसे मिल चुका हूँ। क्या तुम वाकई दुरुस्त कह रहे हो? उस्ताद कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। 100% दुरुस्त उस्ताद कालू, तुम जानते हो कि मैं गलत बात नहीं किया करता, और फिर मुझे इस मामले में गलत बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए तुम्हें कॉल करके आगाह किया है कि तुम्हारे साथ मेरे इंतहाई वसी कारोबारी ताल्लुकात हैं और मैं नहीं चाहता कि टाइगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके, स्टीफन ने कहा। ठीक है, मैं देख लेता हूं उसे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इतला दी, उस्ताद कालू ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखकर एक और फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, आस्टर से बात कराओ, उस्ताद कालू ने कहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठाया। यस, उस्ताद कालू ने कहा। आस्टर से बात करें बॉस। हेलो आस्टर, मैं उस्ताद कालू बोल रहा हूँ, टागोरा से। उस्ताद कालू, तुम कैसे कॉल किया है मुझे? क्या कोई ख़ास काम है? हाँ, पहले ये बताओ कि क्या तुम टाइगर से वाकिफ़ हो? टाइगर? हाँ, वो तो ज़ेरे ज़मीन दुनिया में खासा मारूफ आदमी है, अच्छी तरह जानता हूँ, आस्टर ने कहा। उसकी रिहाइश का कोई इल्म है तुम्हें? उस्ताद कालू ने कहा। हाँ, वो एक होटल के कमरे में मुस्तकिल रिहाइश पजीर है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या टाइगर से कोई काम है तुम्हें? किस होटल में रहता है और किस कमरे में? आस्टर ने उसे होटल का नाम और कमरे की तफसील बता दी। मुझे उससे कोई काम नहीं, अलबत्ता मेरी एक पार्टी उससे मिलना चाहती है, इसलिए मैंने मालूमात हासिल की हैं। तुम्हारा शुक्रिया, उस्ताद कालू ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और फिर एक और फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रास्टर बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते एक भारी लेकिन चीखती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद कालू बोल रहा हूँ रास्टर, उस्ताद कालू ने कहा। तुम, क्या कोई काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? रास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, एक आदमी को फिनिश कराना है। लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसे बेशुमार आदमी है, फिर तुमने मुझसे क्यों राब्ता किया? टाइगर को फिनिश करना है, और टाइगर दारुल हुकूमत के उन इलाकों में काम करता और रहता है जहां मेरे आदमी काम आती जाती है, इसलिए मैंने तुम्हारे इंतखाब किया है। तुम बताओ, क्या तुम ये काम ले सकते हो या नहीं? क्यों नहीं ले सकता? टाइगर मुझसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे के क्लबों और होटलों में काम करता है। वो मुझे हकीर समझता है, इसलिए उसके खिलाफ काम किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है इसका मुआवजा भी खासा होगा। मुआवजा तुम्हारी मर्जी का, लेकिन काम हतमी होना चाहिए। और यह भी सुन लो कि मैंने उसकी रिहाइशगाह का पता चला लिया है। तुम एक की बजाय पूरे ग्रुप को वहां भिजवा दो, वो किस किस से बच सकेगा, उस्ताद कालू ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम उसकी रिहाइशगाह की निगरानी करें और वह जैसे ही वहां पहुंचे उस पर फायर खोल दें? हाँ, ये अच्छी तरकीब है, लेकिन मुआवजा फिर तुम्हें 50 लाख देना होगा, रास्टर ने कहा। टाइगर की लाश मुझे भिजवा देना और मुआवजा वसूल कर लेना, उस्ताद कालू ने कहा। नहीं, असूल के मुताबिक आधी रकम पहले और आधी रकम काम के बाद, रास्टर ने कहा। ओके, अभी तुम्हारे क्लब आधी रकम पहुंच जाएगी, लेकिन टाइगर को कल सुबह का सूरज देखना नसीब ना हो, उस्ताद कालू ने कहा। ऐसा ही होगा, तो मुझे उसकी रिहाइशगाह की तफसील बता दो, रास्टर ने कहा। तो उस्ताद कालू ने उसे होटल का नाम और कमरा नंबर के बारे में तफसील बता दी जिसमें टाइगर था। ठीक है, अब हतमी काम हो जाएगा, रास्टर ने कहा। ओके, उस्ताद कालू ने मुतमईन लहजे में कहा, और रिसीवर रखकर उसने दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया और अपने आदमी को 25 लाख रुपए रास्टर क्लब में भिजवाने की हदायत देकर उसने रिसीवर रख दिया। उसे यकीन था कि रास्टर, जिसके पास पेशावर कातलों और गुंडों का एक पूरा ग्रुप था, टाइगर को हलाक करने में कामयाब हो जाएगा। टाइगर ने कार अपने रिहायशी होटल के कंपाउंड गेट के अंदर मोड़ी और फिर कार को पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में अपनी मखसूस जगह पर कार रोककर वो नीचे उतरा ही था कि अचानक एक तरफ से एक लंबे कद का आदमी उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारा नाम टाइगर है? उस आदमी ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। उसने जीन्स की पतलून और चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और उसका एक हाथ जैकेट की जेब में था। हाँ, क्यों? टाइगर ने मुड़कर कहा ही था कि उस आदमी का हाथ तेजी से जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रैगर दबाता, टाइगर का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और उस आदमी के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही टाइगर की लात भी हरकत में आई और वह आदमी पिंडली पर जरब खाकर चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि टाइगर की दूसरी लात उसकी कनपटी पर पड़ी और वो चीखता हुआ उछलकर एक बार फिर नीचे गिरा और साकित हो गया। अभी टाइगर संभला ही था कि अचानक धमाका हुआ और साई की आवाज़ के साथ ही एक गोली उसके गर्दन के करीब से निकलकर साइड दीवार में घुस गई। ये गोली मेन गेट की तरफ से चलाई गई थी।
और टाइगर बिजली की सी तेजी से झुका और उसने कार की ओट ले ली। लेकिन अब गोलियां मुसलसल चल रही थीं। होटल में अफरा तफरी फैल गई। टाइगर तेजी से रेंगता हुआ कार की अगली साइड पर पहुंच गया और उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। अब गोलियां चलाने वाले करीब आ गए थे। उनकी तादाद 2 थी और वह दौड़ते हुए कार की तरफ बढ़े चले आ रहे थे कि टाइगर ने हाथ ऊंचा किया। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ों के साथ ही वो दोनों जो कार के करीब पहुंच चुके थे चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। टाइगर उछलकर खड़ा हो गया और तेजी से आगे बढ़ा। उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर अभी तक मौजूद था। उसने तड़पते हुए भी हाथ उठाकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने एक बार फिर फायर खोल दिया और तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही वो दोनों एक झटके से साकित हो गए। ये क्या हो रहा है टाइगर, तुम? ये क्या हो रहा है? अचानक मेन गेट की तरफ से किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये होटल का मैनेजर रॉलफ था। रॉलफ, मुझ पर अचानक कातिलाना हमला किया गया है। तुम 2 आदमी भेजो, एक हमलावर उधर बेहोश पड़ा हुआ है, उसे उठाकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। टाइगर ने ऊंची आवाज़ में कहा तो रॉलफ दौड़ता हुआ मेन गेट से बाहर आया। उसके पीछे 3-4 आदमी भी बाहर आ गए। ये होटल के आदमी थे और मुसल्ला थे। तुम पर कातिलाना हमला किया गया है। ओह वेरी सैड। किसने किया है? पता नहीं, अब इस बेहोश आदमी से पूछगिछ करनी पड़ेगी। टाइगर ने कहा, यह तो रास्टर के आदमी है। रालफ ने करीब आकर लाशों को देखते हुए कहा, रास्टर? वो कौन है? जीको क्लब का मालिक, खासा मारूफ गैंगस्टर है। उसके पास पेशावर कातलों और गुंडों का ग्रुप है। ये उसके आदमी है। वो बेहोश आदमी कहाँ है? रॉलफ ने कहा, उधर कार की दूसरी तरफ पड़ा है। टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रास्टर ने उस पर इस अंदाज में हमला क्यों कराया। वैसे उसके आदमी उसे पूरी तरह पहचानते नहीं थे, इसलिए वो कन्फर्मेशन के चक्कर में पड़ गए और मार खा गए। अगर वो अचानक उस पर फायर खोल देते तो शायद टाइगर का बच जाना मुश्किल होता। ये स्टिफ है, ये भी रास्टर का खास आदमी है। रॉलफ ने कार की दूसरी तरफ आकर फर्श पर पड़े हुए बेहोश आदमी को देखते हुए कहा, क्या यह रास्टर इस वक्त क्लब में मौजूद होगा? टाइगर ने कहा, तुम वहां जाना चाहते हो? नहीं, वो इंतहाई खतरनाक आदमी है। तुम उससे क्या पूछना चाहते हो? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे पूछ लेता हूँ और ये लाशें भी उसे भिजवा देता हूँ, और इस बेहोश आदमी को भी। रालफ ने कहा, उसने यकीनन किसी पार्टी से ये काम बुक किया होगा और वह तुम्हें कभी भी उस पार्टी के बारे में नहीं बताएगा। तुम इन आदमियों को अपने पास संभालो, बाकी मैं खुद उसे चेक कर लूंगा। लेकिन यह सुन लो रालफ कि अगर तुमने उसे फ़ोन पर इतला दे दी तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। टाइगर ने कहा और इसके साथ ही वो दोबारा कार में बैठा और चंद लम्हों बाद उसकी कार जीकू बार की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसने होंठ भींचे हुए थे। जिस अंदाज में उस पर हमला हुआ था उसने उसके जहन में आग भर दी थी। अचानक उसके जहन में उस्ताद कालू का ख्याल आ गया। हाँ, वही ये काम कर सकता है, टाइगर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर यह ख्याल उसके जहन में जम सा गया, क्योंकि आज सारा दिन वो उस्ताद कालू के बारे में मालूमात हासिल करता रहा था। और फिर इत्तफाकन ही रात को उसे उस्ताद कालू के बारे में पता चला था। उसने सोचा था कि कल वो जुमाना को साथ लेकर उसके मुकाम पर रेड करेगा। थोड़ी देर बाद वो जीको क्लब पहुंच गया। उसने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतरकर तेज तेज कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ गया। क्लब में खासा रश था और शराब की बू और सिगरेट के धुएं से हॉल भरा हुआ था। वो होंठ भींचे सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। रास्टर कहाँ है? टाइगर ने काउंटर पर खड़े हुए एक गुंडे से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो? उसने टाइगर को गौर से देखते हुए पूछा। मेरा नाम कोबरा और मैं दौलताबाद से आया हूँ। मैंने रास्टर को एक बड़ा काम देना है और फिर वापस दौलताबाद जाना है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा। उस काउंटर मैन ने बड़े सौदे का नाम सुनते ही दांत निकालते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने काउंटर पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्टिन बोल रहा हूँ बॉस, काउंटर से। दौलताबाद से कोई कोबरा है और वो आपसे मिलना चाहता है। उसका कहना है कि उसने आपको कोई बड़ा काम देना है। यस बॉस। दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने जवाब दिया और फिर रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही उसने एक तरफ खड़े एक और गुंडे को इशारे से बुलाया। जाबर, इन सब को बॉस के ऑफिस तक छोड़ो, काउंटर मैन ने उस आदमी से कहा। अच्छा आओ जी, जाबर ने कहा और तेजी से साइड राहदारी की तरफ मुड़ गया। टाइगर खामोशी से इसके पीछे चल दिया। राहदारी के आखिर में सीढ़ियां नीचे जा रही थी। सीढ़ियां उतरकर वो एक और राहदारी में पहुंच गई। इस राहदारी के आखिर में दरवाज़ा था। यह बॉस का ऑफिस है, जाओ, जाबर ने कहा और टाइगर के इस बात में साड़े लाने पर वो वापस मुड़ गया तो टाइगर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और टाइगर अंदर दाखिल हो गया। सामने मेज के पीछे एक भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था, जो चेहरे से ही कोई गुंडा दिखाई दे रहा था। ओह टाइगर तुम, मगर वो कोबरा, वो दौलताबाद। उस आदमी ने टाइगर को देखकर उछलते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा एक नाम कोबरा भी है रास्टर। टाइगर ने जवाब दिया और जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। क्या मतलब? रास्टर ने चौंक कर कहा, लेकिन उसका हाथ तेजी से दराज की तरफ बढ़ा। लेकिन टाइगर ने ट्रैगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही गोलियां रास्टर के कान के करीब से गुजरकर करीबी दीवार से जा टकराईं। हाथ दराज से ऊपर रखो वरना, टाइगर ने गुराते हुए कहा तो रास्टर ने हाथ वापस खींच लिया। मुझे इतला मिली है कि उस्ताद कालू ने तुम्हें मेरे कत्ल का टास्क दिया है। मैंने सोचा कि तुम कहाँ मुझे तलाश करते फिरोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया हूँ।
तुम्हें किसने इत्तला दी? रास्टर ने कहा। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ रास्टर, मेरे भी बेशुमार ऐसे जराए हैं कि मुझे इत्तला मिल जाती है। बहरहाल तुम ये बताओ कि उस्ताद कालू इस वक्त कहाँ होगा। अगर तुम सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जानते हो कि मेरा निशाना कैसा है। तुम्हारे पलक झपकने से पहले गोली तुम्हारे दिल में उतर चुकी होगी, और फिर उस्ताद कालू को इससे कोई दिलचस्पी ना होगी कि तुम्हारी लाश गटर में पड़ी तैर रही है या किसी सड़क पर पड़ी नजर आ रही है। टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। क्या तुम वाकई मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रास्टर ने कहा। हाँ, अगर तुम मुझे जानते हो तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, टाइगर ने कहा। उस्ताद कालू इस वक्त टागोरा में अपने मखसूस अड्डे पर होगा। उस अड्डे को वहाँ स्वीट हाउस कहा जाता है। वैसे वो एक काफ़ी बड़ा मकान है जिसके नीचे तय खाने हैं। वहाँ उस्ताद कालू बड़े बड़े लोगों को बुलाकर जुआ खेलता है। बड़े बड़े अफसर वहाँ जाते हैं। रात 12 बजे तक वो वहीं रहता है। रास्टर ने कहा। उस मकान की तफसील बताओ, टाइगर ने कहा। तो रास्टर ने तफसील बता दी। वहाँ फ़ोन तो होगा, टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन मैं वहाँ फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका मखसूस अड्डा है, सिवाय उसके खास आदमियों के किसी को उस अड्डे के बारे में मालूम नहीं। मुझे भी इसलिए मालूम था कि एक बार उसने मुझे वहीं बुलवाया था, रास्टर ने कहा। ओके, चूंकि तुमने ताउन किया इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, टाइगर ने कहा। वापस मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे बिजली से भी ज्यादा तेजी से मुड़कर उसने फायर खोल दिया और रास्टर चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे साइड पर जा गिरा। उसके हाथ से रिवॉल्वर निकलकर नीचे जा गिरा था। तुम इंतहाई घटिया बदमाश हो, तुमने मेरी पुश्त पर फायर करना चाहा था, वरना मैं वाकई तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा था, टाइगर ने कहा। क्योंकि मुड़ते हुए उसने रास्टर का हाथ तेजी से दराज की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। चंद लम्हे तड़पने के बाद रास्टर हलाक हो गया तो टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और तेज तेज कदम उठाता राहदारी में आ गया। थोड़ी देर बाद वो क्लब से बाहर मौजूद अपनी कार तक पहुंच गया। उसने कार आगे बढ़ाई और फिर एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब उसने कार रोक दी और कार से उतरकर वो फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर फ़ोन में डाला और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रालफ बोल रहा हूँ, टाइगर बोल रहा हूँ। रालफ, उन लाशों और बेहोश आदमी का क्या किया है तुमने? उन लाशों और बेहोश आदमी का क्या किया तुमने? वो मौजूद हैं, तुम बताओ क्या करूं उनका? रालफ ने कहा। मैंने रास्टर को फिनिश कर दिया है, इसलिए अब उससे बेहोश आदमी का भी खात्मा कर दो और लाशें गटर में फेंक दो। रास्टर खत्म हो गया? गुड शो, वरना मैं वाकई परेशान था कि जब उसके आदमियों की लाशें उस तक पहुंचेंगी तो उसका ना जाने क्या रद्द-ए-अमल हो। बहरहाल ठीक है, अब लाशें गायब हो जाएंगी। ओके, टाइगर ने कहा और इसके साथ उसने फ़ोन ऑफ किया। कार्ड को मजीद दबाव डालकर अंदर किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जोसेफ, जवाना कहाँ है? मौजूद है, बात कराऊँ? हाँ। हेलो, जवाना बोल रहा हूँ। जवाना, मुझ पर उस्ताद कालू ने एक मुकामी बदमाश के जरिए कातिलाना हमला कराया है, लेकिन मैंने हमला करने वालों को भी ख़त्म कर दिया है और उस मुकामी बदमाश को भी। इसका मतलब है कि उस्ताद कालू एक बार फिर हमारे खिलाफ हरकत में आ गया है। इसका पता चला है कि वो कहाँ है? हाँ, उसके ऑफिस का तो पता चल गया है, लेकिन ऑफिस में वो कम ही बैठते हैं। अलबत्ता उस मुकामी बदमाश से उसके एक और अड्डे के बारे में मालूम हुआ है। ये खुफिया जुआ खाने और उस्ताद कालू रात 12 बजे तक वहीं रहता है। मेरा ख्याल है कि वहीं उस पर हाथ डाल दिया जाए, टाइगर ने कहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? जवाना ने कहा। केनाल लिंक रोड के एक पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम राना हाउस आ जाओ, फिर यहाँ से इकट्ठे चलेंगे, जवाना ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, टाइगर ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर रखकर उसने कार्ड बाहर खींचा और उसे जेब में डालकर वह फ़ोन बूथ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था, जबकि ब्लैक जीरो उसके लिए चाय की प्याली तैयार करने के लिए किचन में गया हुआ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ, राना हाउस से। बॉस मौजूद है यहाँ? दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या बात है जोसेफ, इस वक्त क्यों फ़ोन किया है? इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। बॉस, क्या आप राना हाउस आ सकते हैं इस वक्त? क्यों, क्या जवाना से लड़ाई होगी और मैंने आकर सुलह करानी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाना और टाइगर उस्ताद कालू के मेन अड्डे पर टागोरा जाना चाहते हैं। उस्ताद कालू अपने एक मखसूस अड्डे में है जहां वो बड़े पैमाने पर जुआ खेलता है। मेरा ख्याल है कि वहां उस्ताद कालू पर हाथ डालने के बजाय उसके ऑफिस में उस पर हाथ डाला जाए, ताकि वहां से उसके आदमी और उसके अड्डों की तफसीलात मालूम हो सकें। इस तरह टागोरा की मुकम्मल सफाई आसानी से की जा सकेगी। लेकिन जवाना और टाइगर दोनों बज़िद हैं कि उस्ताद कालू को अभी हर कीमत पर ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मैं आपको स्पेशल रूम से कॉल कर रहा हूँ ताकि आप आकर उन्हें समझाएं। मेरी बात वो नहीं मान रहे। तुम्हारी बात जवाना को माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जवाना स्नेक किलर्स का चीफ है, तुम नहीं हो, और चीफ जो मुनासिब समझता है वही करता है, इमरान ने जवाब दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने एक रैडल दबाया और फिर टून आने पर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, जवाना से बात करो, इमरान ने कहा।
यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने जवाब दिया और फिर रिसीवर अलहदा रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। उसी लम्हे ब्लैक जीरो हाथ में चाय की 2 प्यालें उठाए वापस आ गया। उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी, जबकि दूसरी प्याली उठाए वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जवाना बोल रहा हूँ मास्टर, उस्ताद कालू के बारे में कुछ पता चला या नहीं? इमरान ने कहा। यस मास्टर, टाइगर ने उसके एक खसूसी अड्डे के बारे में पता चला लिया है। यह अड्डा एक मकान के नीचे तय खानों में वाक़ है और वहाँ उस्ताद कालू रात 12 बजे तक रहता है। टाइगर और मैं अभी वहाँ जाकर उसका खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन जोसेफ का कहना है कि वहाँ की बजाय उसके ऑफिस जाकर उसका खात्मा करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे सांप को मजीद ढील देने की ज़रूरत नहीं। तुम स्नेक किलर्स के चीफ हो और जोसेफ सिर्फ एक रुकन, फिर उसने क्यों एतराज़ किया तुम पर? इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया था। मास्टर, उसने सिर्फ अपनी राय दी है, एतराज़ नहीं किया, और अब तो वो भी साथ जा रहा था कि आपकी कॉल आ गई। जवाना ने जवाब देते हुए कहा। ओके, उसने साथ जाने पर आमादगी जाहिर करके अपने हक में बेहतर किया, वरना चीफ के हुक्म पर एतराज़ करने वाले को मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बेफिक्र हैं मास्टर, जोसेफ इस मामले में मुझसे भी ज़्यादा समझदार है। जवाना ने जोसेफ की साइड लेते हुए कहा और सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि लाउडर की वजह से वो भी इमरान और जवाना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं भी तुम्हारे साथ बतौर रुकन वहाँ आ जाऊँ, इमरान ने कहा। आप मास्टर ने आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? लेकिन आपकी मौजूदगी के बाद जवाना सिर्फ नाम का चीफ ही रह जाएगा, जवाना ने खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तो फिर तुमने उस उस्ताद को हलाक नहीं करना, बल्कि उसे अगवा करके राना हाउस ले आना है। मैं उसे एक खुसूसी मामले में पूछगिछ करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। यस मास्टर, दूसरी तरफ से जवाना ने जवाब दिया। और उसके लिए तुम्हें जोसेफ को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइगर और तुम दोनों ही काफ़ी हो, इमरान ने जवाब दिया। यस मास्टर, लेकिन इस सूरत में मुझे वहाँ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं। मेरा मतलब है स्नेक किलिंग, जोसेफ ने कहा। तुम चीफ हो, जो मर्जी आए करो, मैं कौन हूँ तुम्हें किसी काम से रोकने वाला, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। थैंक यू मास्टर, दूसरी तरफ से जवाना ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फ़ोन जोसेफ को दो, इमरान ने कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस। जोसेफ, तुम राना हाउस में रहोगे। मैंने जवाना को कह दिया कि वो उस्ताद कालू को अगवा करके राना हाउस ले आए। जब वो पहुंच जाए तो तुमने मुझे इतला देनी है। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा तो इमरान ने मजीद कुछ कहे रिसीवर रख दिया। क्या उस्ताद कालू के अड्डे के बारे में मालूमात मिल चुकी हैं? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, टाइगर ऐसे कामों में माहिर है, उसने मालूम कर लिया है, इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। लेकिन इमरान साहिब, आपने अब तक उस ब्लैक मास्क की तरफ से खसूसी सप्लाई के मामले में कोई तवज्जो नहीं दी। क्या आपको किसी बात का इंतजार है? ब्लैक जीरो ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उस्ताद कालू को मैंने इसीलिए अगवा कराने का हुक्म दिया है, मुझे यकीन है कि उसका ताल्लुक ब्लैक मास्क से होगा। इसलिए जैसे ही जवान और टाइगर ने उस्ताद कालू के आदमियों के खिलाफ काम शुरू किया, ब्लैक मास्क हरकत में आ गई और उस्ताद कालू से उस खसूसी सप्लाई के सिलसिले में मालूमात मिल सकती हैं। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। जवाना की कार खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई टागोरा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जवाना था, जबकि साइड सीट पर टाइगर बैठा हुआ था। बॉस ने उस्ताद कालू को अगवा कराने का हुक्म देकर काम खासा मुश्किल कर दिया है, टाइगर ने कहा तो जवाना बेख्तियार चौंक पड़ा। मास्टर जो कुछ करता है या कहता है सोच समझ कर करता और कहता है। उस उस्ताद कालू की कोई ऐसी अहमियत है कि मास्टर को उससे पूछगिछ की ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए उसे बाहर हाल अगवा ही करना है, जवाना ने कहा। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे गुंडों तक पहुंचने के लिए खासी कत्लो गारत गरी करनी पड़ती है, और जैसे ही उसे इतला मिलेगी वो किसी खुफिया रास्ते से गायब भी हो सकता है, टाइगर ने कहा। तो फिर तुम्हारे जहन में क्या है? जवाना ने चौंक कर पूछा। अब हमें उस्ताद कालू तक इस अंदाज में पहुंचना होगा कि जब तक हम उस तक ना पहुंच जाएं उसे हम पर शक न पड़ सके, टाइगर ने कहा। यह कैसे हो सकता है? हम वहां अजनबी होंगे, जवाना ने कहा। हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम किसी तरह उस उस्ताद कालू को उस अड्डे से बाहर निकालें, टाइगर ने कहा। वो बाहर क्यों आएगा? जवाना ने कहा। वो 12 बजे तक वहीं रहता है, इसके बाद ज़ाहिर है वो अपनी रिहाइशगाह पर जाता होगा, इसलिए अगर हम उस अड्डे पर जाने की बजाय उसकी रिहाइशगाह की निगरानी करें तो हम आसानी से उसे पकड़ सकते हैं, टाइगर ने कहा। क्या तुम्हें उसकी रिहाइशगाह का इल्म है? जवाना ने चौंक कर पूछा। नहीं, उसके ऑफिस का तो इल्म है, रिहाइशगाह का नहीं, अलबत्ता मालूम किया जा सकता है। तुम ऐसा करो कि कार किसी पब्लिक फ़ोन बूथ के पास रोक लो, मैं कोशिश करता हूँ, टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने कार सड़क के किनारे मौजूद एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोक दी तो टाइगर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता पब्लिक फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर मखसूस खाने में डाला और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब, राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जब्बार से बात कराओ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। ओह अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में कहा गया। हेलो, जब्बार बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जब्बार। ओह, तुम खैरियत, कैसे कॉल किया? टागोरा में किसी उस्ताद कालू को जानते हो? उस्ताद कालू? हाँ, क्यों? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो?
मुझे उससे चंद ज़रूरी मालूमात हासिल करनी है। उसकी रिहाइशगाह के बारे में बता सकते हो तो बता दो, टाइगर ने कहा। सॉरी टाइगर, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। सोच लो, तुम्हें मालूम है कि मैं मुफ्त किसी से काम नहीं लिया करता। मालूमात मैंने बहरहाल हासिल कर लेनी है। तो ये बात है, लेकिन फिर तुम्हें एक वादा करना होगा कि उसे तुमने ये नहीं बताना कि तुम्हें मैंने उसके बारे में बताया है। वह इस मामले में इंतहाई सख्त है। ठीक है वादा, लेकिन मुझे हतमी मालूमात मिलनी चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मैं धोखेबाजी से सख्त नफरत करता हूँ। मुझे मालूम है, और यह भी सुन लो कि मुझे बराह रास्त उसकी रिहाइशगाह के बारे में इल्म नहीं। अलबत्ता उसकी बेटी मारिया के बारे में मालूम है कि वह इस वक्त कहाँ है। उससे तुम्हें मजीद मालूमात मिल सकती हैं। जब्बार ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। उसकी बेटी मारिया? क्या मतलब, क्या उसकी बेटी उससे अलहदा रहती है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, रहते तो वो इकट्ठे हैं, लेकिन उसकी बेटी मारिया ज़ेरे ज़मीन दुनिया में उसकी नंबर 2 है, और वह इस वक्त स्टार क्लब में मौजूद होगी, क्योंकि स्टार क्लब मारिया की मलकियत है और वो रात गई तक वहीं रहती है। इस वक्त भी वो यकीनन वहीं मौजूद होगी। जब्बार ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम वहाँ फ़ोन करके कन्फर्म कर सकते हो? हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद भी कन्फर्म कर सकते हो। मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन कर लूँगा। तुम सिर्फ कन्फर्म कर लो कि वो वहाँ मौजूद है। ओके, लेकिन वो मुआवजा उसका क्या होगा? फिक्र मत करो, सुबह पहुँच जाएगा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और टाइगर ने रिसीवर हुक पर रखा और फिर कार्ड निकालकर उसने वापस जेब में डाला और फ़ोन बूथ से बाहर निकलकर वो कार में आ बैठा। क्या हुआ? जवाना ने पूछा तो टाइगर ने उसे सारी तफसील बता दी। यह तो लंबा काम हो गया। अगर हमने उसकी बेटी पर हाथ डाला तो उस तक इतला पहुंच जाएगी और फिर शायद वो अपनी रिहाइश का भी ना जाए। जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मारिया से मैं खुद ही मालूमात हासिल कर लूंगा, टाइगर ने कहा। नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। हम सीधे टागोरा जाएंगे, जवाना ने कहा। तुम बहरहाल चीफ हो, इसलिए मेरे पास सिवाय तुम्हारे हुक्म की तामील के और तो कोई चारा नहीं। लेकिन बॉस ने उस्ताद कालू को अगवा करने का हुक्म दिया है, और ये सुन लो कि बॉस बहरहाल अपने हुक्म की तामील चाहते हैं, टाइगर ने कहा। तो जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। तुम फिक्र मत करो, वो जिंदा ही राना हाउस पहुंच जाएगा, जवाना ने कहा, और इसके साथ ही उसने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। टाइगर होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सख्ती के तासरात उभर आए थे। लेकिन जब जवाना ने एक चौक से कार दाएं हाथ जाने वाली सड़क पर मोड़ी तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम किधर जा रहे हो? टागोरा तो इस तरफ नहीं है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है, स्टार क्लब तो इसी सड़क पर है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो तुम स्टार क्लब जा रहे हो, लेकिन तुम टागोरा जाने की बात कर रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मास्टर की धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा? मैं स्नेक किलर्स का चीफ ज़रूर हूं, लेकिन मास्टर के सामने मेरी क्या हैसियत है ये मैं जानता हूं, जवाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। अगर बॉस उस उस्ताद कालू को अगवा का हुक्म ना दे देता तो फिर और बात थी। बहरहाल पहले मुझे कन्फर्म करना है कि वो मारिया क्लब में मौजूद है या नहीं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका मूड भी तब्दील हो गया था और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने कार एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोक दी। टाइगर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर फ़ोन पीस के मखसूस खाने में डाला और रिसीवर उठाकर उसने 23 नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब, राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जब्बार से बात कराओ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। यस सर, होल्ड करें। हेलो, जब्बार बोल रहा हूँ। टाइगर बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है मारिया के बारे में? वो अपने ऑफिस में मौजूद है, मैंने कन्फर्म कर लिया है, जब्बार ने जवाब दिया। वो वहाँ क्या कहलाती है? मैडम मारिया। ओके, बेफिक्र हो, मुआवजा पहुँच जाएगा, टाइगर ने कहा। और रिसीवर हुक से लटकाकर उसने कार्ड बाहर निकाल लिया और उसे जेब में डालकर वह फ़ोन बूथ से निकलकर कार की तरफ बढ़ गया। क्या मालूम हुआ? जवाना ने पूछा। वो क्लब में अपने ऑफिस में मौजूद है और मैडम मारिया कहलाती है, टाइगर ने कहा। और जवाना ने इस बात में सर हिलाया और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो स्टार क्लब पहुंच गई। कार उन्होंने पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। क्लब का हॉल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहां सब लोग ज़ेरे ज़मीन दुनिया के इंतहाई निचले तबके के लोग थे, जिनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। एक तरफ काउंटर के पीछे 2 औरतें और एक पहलवान नुमा मर्द मौजूद थे। औरतें वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ थीं, जबकि वो मर्द एक स्टूल पर बैठा हुआ था। टाइगर और जवाना पर उसकी नज़रें इस तरह जमी हुई थीं जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। मैडम मारिया से कहो कि दौलताबाद से कोबरा आया है, एक बड़ा काम लेकर, टाइगर ने काउंटर पर पहुंचकर खालिस गुंडों के लहजे में कहा, जबकि जवाना खामोश खड़ा हुआ था। दौलताबाद से? ओह अच्छा, काउंटर मैन ने चौंक कर कहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। उसने सामने काउंटर पर पड़े फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। टोनी बोल रहा हूँ मैडम, काउंटर से। दौलताबाद से एक साहब कोबरा नामी आए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम है उनके पास। ओके मैडम, दूसरी तरफ से जवाब सुनकर उसने मौदमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। साइड राहदारी में चले जाएं, आखिर में मैडम का ऑफिस है, काउंटर मैन ने कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वह उस राहदारी की तरफ बढ़ गया। जमाना खामोशी से उसके पीछे था।
राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जिसके बाहर दो गुंडे होलिस्ट्रो में भारी रिवॉल्वर लगाए खड़े थे। मैडम ने हमें मुलाकात का वक्त दिया है, टाइगर ने करीब पहुंचकर कहा। ठीक है जाएं, उनमें से एक ने कहा और टाइगर ने बंद दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। जमाना उसके पीछे था। कमरा खासा बड़ा भी था और इसकी आराइश भी इंतहाई अच्छे अंदाज में की गई थी। सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की कुर्सी पर एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। सामने कोई रजिस्टर खुला हुआ था। उसने टाइगर और जवाना के अंदर दाखिल होने पर रजिस्टर से सर उठाया और उनकी तरफ देखा। आप दौलताबाद से आए हैं? उस लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और आप मैडम मारिया हैं। मेरा नाम कोबरा और ये मेरे साथी हैं किंग माइकल, टाइगर ने कहा। अच्छा, तशरीफ़ रखें, लड़की ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या ये कमरा महफूज है? महफूज? हाँ, क्यों, क्या मतलब? लड़की ने चौंक कर कहा। आपका अंदाज बता रहा है कि ऐसा नहीं है। हमने मुनशियात के सिलसिले में एक बड़ी सप्लाई की बात करनी है। क्या आप हमें अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात का वक्त दे सकती हैं? टाइगर ने कहा। लेकिन मेरा तो मुनशियात या उसकी सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको किसने मेरे पास भेजा है? मारिया ने हैरान होकर कहा। हमने आपके जरिए आपके वालिद से बात करनी है। आपको मुफ्त में भारी मुआवजा मिल जाएगा, टाइगर ने कहा तो मारिया बेख्तियार उछल पड़ी। सॉरी, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और यह भी बता दूं कि मेरा बाप भी मुनशियात से मुतल्लिक नहीं है। मारिया का लहजा बदल गया। हमें मालूम है कि वह असलहे को डील करता है, लेकिन यह इतना बड़ा काम है कि हमें यकीन है कि जब उसे इसकी तफसीलात का इल्म होगा तो वह लाजमन तैयार हो जाएगा, टाइगर ने जवाब दिया। नहीं, वो इंतहाई असूल पसंद आदमी है, इसलिए आप प्लीज़ कोई और आदमी तलाश कर लें, मारिया ने जवाब दिया। उनसे बात तो करके देखें, टाइगर ने कहा। नहीं सॉरी, और अब मेरे पास मजीद वक्त नहीं है, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, इस बार मारिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। सुनो लड़की, तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन एक लम्हे में टूट सकती है, इसलिए अपनी रिहाइशगाह का पता बता दो। खामोश बैठे हुए जवाना ने तेज लहजे में बात करते हुए कहा। तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में धमकी दे रहे हो? मारिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर अभी उसका फिक्रा खत्म ही ना हुआ था कि ऑफिस का दरवाजा एक धमाके से खुला और बाहर मौजूद दोनों मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। शायद मारिया ने पैर से कोई बटन प्रेस किया था जिसकी वजह से उन्हें अंदर कॉल किया गया था। अगर ये कोई गलत हरकत करें तो इन्हें गोली मार देना, लड़की ने चीखते हुए कहा। और उन दोनों ने बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिए। जाहिर है उनका रुख टाइगर और जमाना की तरफ ही था, लेकिन वो दोनों उसी तरह इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठे रहे। अब बताओ तुम कौन हो, असल हकीकत बताओ। क्या तुम वाकई असल हकीकत पूछना चाहती हो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बोलो, मारिया ने सर्द लहजे में कहा। खड़े होकर बताऊं या बैठे बैठे? टाइगर ने कहा। और फिर इससे पहले कि मारिया कोई जवाब देती, टाइगर बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ। दूसरे लम्हे मारिया चीखती हुई हवा में किसी परिंदे की तरह उड़कर उन दोनों मुसल्लह अफराद से जा टकराई। टाइगर ने वाकई इंतहाई माहिराना अंदाज में उसे गर्दन से पकड़कर उन दोनों पर उछाल दिया था और फिर वो तीनों ही एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरे ही थे कि जवाना उठकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे उसने झुककर दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दनें पकड़ी और उन्हें हवा में उठाकर उसने हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो उन दोनों के हवा में लटके हुए जिस्मों ने झटके खाए और फिर ढीले पड़ गए। जवाना ने उन्हें वापस नीचे कालीन पर फेंक दिया, जबकि टाइगर इस दौरान मारिया पर झुका हुआ था। उसने उसके सर और गर्दन पर हाथ रखकर अपने हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दे दिया और मारिया का इंतहाई तेजी से मस्क होता हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल होना शुरू हो गया, लेकिन वह इसी तरह बेहिस्सो हरकत वहीं कालीन पर ही पड़ी रही। तुम ठहरो जवाना, मैं खुफिया रास्ता तलाश करता हूँ। अब इसे यहाँ से उठाकर ले जाना होगा, टाइगर ने कहा। अरे नहीं, इतने लंबे चौड़े चक्कर की जरूरत नहीं, इसे होश में ले आओ, अब ये सब कुछ बता देगी, जवाना ने कहा। लेकिन फिर इसे गोली मारनी पड़ेगी, वरना ये अपने बाप को इतला दे देगी, टाइगर ने कहा। तो क्या हुआ, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं जवाना, बॉस इस बात को पसंद नहीं करेगा। वो इन मामलात में खासा सख्त है। किसी लड़की को इस अंदाज में हलाक करना उसकी नज़रों में गैर इखलाकी हरकत है। और दूसरी बात यह कि उस्ताद कालू जब अपनी बेटी को भी खतरे में देखेगा तो फिर सब कुछ आसानी से बता देगा, टाइगर ने कहा। लेकिन ये दोनों तो हलाक हो चुके हैं, इनकी हलाकत और इस लड़की के इस तरह गायब होने की इतला तो बहरहाल उस कालू को भी मिल जाएगी, जवाना ने कहा। हम इन्हें भी साथ ले जाएंगे, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, जाओ फिर मालूम करो, जवाना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और टाइगर तेजी से अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर उसकी वापसी कुछ देर बाद हुई। आओ इन दोनों को तुम उठा लो, मैं कार भी इधर ले आया हूँ, ये एक क्लब की अकबी साइड है, टाइगर ने कहा। और इसके साथ ही उसने आगे बढ़कर मारिया को उठाकर कंधे पर लादा और अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि जवाना ने उन दोनों को उठाकर कंधे पर लादा और टाइगर के पीछे अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक तवील राहदारी थी जिसका इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था। बाहर जवाना की कार मौजूद थी। जवाना ने उन दोनों को अकबी सीटों के दरमियान एक दूसरे के ऊपर फेंका, जबकि टाइगर ने मारिया को उन दोनों के ऊपर लिटाया और फिर वो अकबी सीट पर इस अंदाज में बैठ गया कि वो उसे आसानी से संभाल सके, जबकि जवाना ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। और दूसरे लम्हे कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वो मेन रोड पर पहुंच गए। अब इसे पहले राना हाउस पहुंचाना होगा, जवाना ने कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया और जवाना ने इस बात में सर हिलाते हुए कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी।
उस्ताद कालू स्वीट हाउस वाले अड्डे में बने हुए अपने खास कमरे में मौजूद था। इस अड्डे पर वो उस वक्त तक खुद मौजूद रहता था जब तक यहाँ बड़े पैमाने पर जुआ होता रहता, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। यहाँ उसने शॉर्ट सर्किट टेलीविज़न लगाया हुआ था, जिससे वो हॉल में होने वाली तमाम कार्रवाई से मुसलसल बाखबर रहता। अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बाज उठी तो उस्ताद कालू बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि यहाँ आमतौर पर कोई फ़ोन ना करता था जब तक कि कोई ख़ास मसला ना हो। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉजर बोल रहा हूँ उस्ताद, स्टार क्लब से कॉल आई है। स्टार क्लब का असिस्टेंट मैनेजर राघू आपसे फ़ौरन बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। रॉजर उस स्वीट हाउस के ऊपर वाले हिस्से का इंचार्ज था, जबकि जुआ नीचे तय खानों में होता था। राघू की कॉल और मेरे लिए कराओ बात, उस्ताद कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। उस्ताद कालू, मैं राघू बोल रहा हूँ स्टार क्लब से। तुमने क्यों कॉल किया है? मारिया कहाँ है? उस्ताद, मैडम मारिया को अगवा कर लिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो उस्ताद कालू बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? कौन ऐसी हरकत कर सकता है? उस्ताद, मैडम मारिया अपने ऑफिस में मौजूद थी। बाहर दो मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। मैं अपने कमरे में था। मुझे मैडम से एक बात पूछनी थी कि मैंने वहाँ फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन अटेंड ना किया, जिस पर मैं हैरान हुआ और फिर मैं खुद वहाँ गया तो वहाँ दोनों मुसल्लह अफराद गायब थे। मैं ऑफिस में गया तो वहाँ ना कोई मुसल्लह अफराद थे और ना मैडम मारिया। अकबी रास्ते का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने जब मज़ीद मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि अकबी तरफ के दरवाजे के सामने एक बड़ी सी कार देखी गई है। मैडम मारिया के ऑफिस में आखिरी बार 2 आदमी गए थे, जिनमें से एक मुकामी आदमी था जबकि दूसरा एक्रीमी देवकामत हबशी। उस मुकामी आदमी ने अपना नाम कोबरा बताया था और उसने काउंटर पर कहा था कि वो दौलताबाद से आया है और मैडम के लिए कोई बड़ा काम लाया है, जिस पर मैडम ने उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। इसके बाद वो दोनों भी गायब हो गए और मैडम भी, और दोनों मुसल्लम मुहाफिज भी। मैंने पार्किंग वाले आदमी से मालूमात हासिल की हैं। उसने बताया कि ये दोनों बड़ी जहाज़ी साइज़ की कार में आए और फिर कार को पार्किंग में रोककर क्लब में चले गए। इसके बाद वो मुकामी आदमी अकेला पार्किंग में आया और कार लेकर चला गया और ये वही कार है जो अकबी दरवाजे के सामने देखी गई है। इसका मतलब है कि उन दोनों ने मैडम और उसके दोनों मुसल्लह अफराद को अगवा किया है और अकबी दरवाजे से निकालकर कार में डालकर ले गए हैं। मैंने अपने आदमियों को शहर में फैला दिया ताकि इस कार को और उन लोगों को तलाश किया जा सके। राघव ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। वहाँ मारिया के ऑफिस में खून के धब्बे वगैरह तो नहीं है? उस्ताद कालू ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं उस्ताद, मैंने खुद गौर से चेकिंग की है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, राघव ने जवाब दिया। अपने आदमियों को कहो कि वो उस कार को हर कीमत पर तलाश करें और फिर अगर मालूम हो जाए तो मुझे मेरे ऑफिस के फ़ोन नंबर पर इतला देना, उस्ताद कालू ने कहा। और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार स्वीट हाउस से निकलकर तेज़ी से अपने मखसूस ऑफिस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उस एक्रीमी हबशी और मुकामी आदमी के हवाले से वह समझ गया था कि ये वही स्नेक किलर्स का सिलसिला है। वो ये भी समझ गया था कि रास्टर भी उन्हें हलाक करने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने इंतहाई दीदा दलेरी से मारिया को भी अगवा कर लिया। वो अब अपने ऑफिस इसलिए जा रहा था कि वहाँ से अपनी पूरी टीम को मारिया और उन अफराद की तलाश के अहकाम दे सके। वो कार की अकबी सीट पर मौजूद था, जबकि कार उसका मखसूस ड्राइवर चला रहा था। लेकिन उन्होंने मारिया को क्यों अगवा किया है? वो उससे क्या मालूम करना चाहते हैं? उस्ताद कालू ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन ज़ाहिर कोई उसकी बात समझ में ना आ रही थी। ऑफिस पहुंचकर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। उसने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठा लिया। यस, उस्ताद कालू ने गुराते हुए लहजे में कहा। राघू बोल रहा हूँ उस्ताद कालू, कार का सुराग लगा लिया गया है। ये कार रॉबर्ट रोड ओल्गा सिनेमा के सामने एक बहुत बड़ी इमारत जिसे राना हाउस कहा जाता है उसमें दाखिल होते हुए देखी गई है। मेरे आदमी उस इमारत की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से राघू ने मुतबादला लहजे में कहा। तुम्हारे जो आदमी वहाँ निगरानी कर रहे हैं उनकी तादाद क्या है? उस्ताद कालू ने पूछा। 2 आदमी हैं, वो सिनेमा के बरामदे में मौजूद हैं, राघू ने जवाब दिया। तुम वहाँ पहुँच जाओ, मैं खुद भी वहीं आ रहा हूँ। हमने अब उस इमारत पर हमला करना है, उस्ताद कालू ने कहा। ठीक है उस्ताद, दूसरी तरफ से राघू ने कहा। और इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबाया और फिर हाथ उठाने पर जब टून आने लग गई तो उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मास्टर क्लब, एक चीखती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद कालू बोल रहा हूँ, यहाँ नसीर होगा, उससे मेरी बात कराओ। ओह अच्छा जनाब, नसीर बोल रहा हूँ उस्ताद, हुक्म फरमाइए। तुम दौलताबाद में रहे हो, क्या तुम वहाँ के किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसे कोबरा कहा जाता है? दौलताबाद का कोबरा? ओह उस्ताद, वहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं। अलबत्ता यहाँ दारुल हुकूमत में एक आदमी टाइगर है, वो कुछ अरसा कबल अपने आप को दौलताबाद का कोबरा के नाम से मुतारिफ करता रहता था, लेकिन अब वो कभी कभार ही इस नाम को इस्तेमाल करता है। आप क्यों पूछ रहे हैं? उस टाइगर ने अपने अक्रीमी हबशी साथी के साथ मारिया को स्टार क्लब से अगवा किया है और मुझे इतला दी गई है कि मारिया को रॉबर्ट रोड पर ओल्गा सिनेमा के सामने एक बड़ी इमारत जिसे राना हाउस कहा जाता है उसमें ले जाया गया। मैं मारिया को भी बरामद कराना चाहता हूँ और उस कोबरा या टाइगर जो भी उसका नाम है और उस एक्रीमी हबशी का इंतहाई इबरतनाक हशर करना चाहता हूँ, उस्ताद कालू ने होंठ चबाते हुए कहा।
क्या मैडम मारिया किसी गैर मामूली तंजीम से मुतल्लिक है उस्ताद? नसीर ने कहा तो उस्ताद कालू बेख्तियार चौंक पड़ा। नहीं, तुमने ये बात क्यों की? इसलिए उस्ताद के टाइगर सिर्फ गैर मुल्की तंजीमों के सिलसिले में ही काम करता है और राना हाउस उसके उस्ताद अली इमरान का मखसूस अड्डा है और अली इमरान का ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से है और सीक्रेट सर्विस भी ज़ाहिर है गैर मुल्की तंजीमों के खिलाफ ही काम करती है। मुकामी मामलात में तो वो दखल नहीं दिया करती, इसलिए पूछ रहा था, नसीर ने कहा। तुम इन मामलात के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो? हाँ उस्ताद, क्योंकि टाइगर मेरा खासा गहरा दोस्त है। लेकिन मारिया को तो कोई ताल्लुक किसी गैर मुल्की तंजीम से नहीं है। तो फिर यकीनन कोई गलत फहमी हो गई होगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं राना हाउस फ़ोन करके टाइगर से बात करूं, मैं उसकी गलत फहमी दूर करा सकता हूं, नसीर ने कहा। क्या तुम्हें राना हाउस का फ़ोन नंबर मालूम है? उस्ताद कालू ने चौंक कर कहा। नहीं बॉस, लेकिन इंक्वायरी से मालूम किया जा सकता है। ठीक है, बात करो, लेकिन उसकी बात मुझसे करा दो, मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। ठीक है उस्ताद, मैं भी बात करता हूँ, नसीर ने कहा तो उस्ताद कालू ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर काफ़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उस्ताद कालू ने पूछा। नसीर बोल रहा हूँ उस्ताद, मास्टर क्लब से। हाँ, क्या हुआ? मेरी टाइगर से भी बात हुई है, बल्कि उस अली इमरान से भी। मारिया वहाँ मौजूद है और बिल्कुल खैरियत से है। उन्होंने मारिया को इसलिए अगवा किया है कि वो उससे किसी गैर मुल्की तंजीम ब्लैक मास्क के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे और मारिया ने उन्हें बताया कि उसका तो ब्लैक मास्क से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता उसने उन्हें यह बता दिया है कि तुम्हारा उस ब्लैक मास्क से ताल्लुक है। तो फिर वो क्या चाहते हैं? उस्ताद कालू ने पूछा। मेरी इमरान से बात हुई है, उसने कहा कि वो उस्ताद कालू से सिर्फ इतना चाहता है कि जब भी ब्लैक मास्क की तरफ से असले की सप्लाई पाक एशिया पहुंचे वो इन्हें इतला कर दे और खुद पीछे हट जाए तो वो तुम्हें और तुम्हारे इलाके टागोरा को भूल जाएंगे। उसकी दिलचस्पी तुमसे या तुम्हारे आदमी और अड्डों से नहीं, बल्कि ब्लैक मास्क से है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उस्ताद कि वो गैर मुल्की तंजीमों में दिलचस्पी लेते हैं, मुकामी मामलात में नहीं लेते, नसीर ने जवाब देते हुए कहा। तुम मेरी उनसे बात करा सकते हो। वो खुद तुमसे बात करना चाहते हैं, मैं तुम्हें फ़ोन नंबर बता देता हूँ, तुम खुद बात कर लो। इसके साथ ही नसीर ने टेलीफोन नंबर बता दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे हवाले से बात कर लेता हूँ, उस्ताद कालू ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबा दिया। फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जो उसे नसीर ने बताए थे। राना हाउस। एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। मैं उस्ताद कालू बोल रहा हूँ, मुझे मास्टर क्लब के नसीर ने यह नंबर दिया है। टाइगर या इमरान से मेरी बात कराओ। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। अली इमरान MSc DSc बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक नरम और चहकती हुई सी आवाज़ सुनाई दी तो उस्ताद कालू के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। मैं उस्ताद कालू बोल रहा हूँ। क्या तुम वही इमरान हो जो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है? उस्ताद कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले नाम नहीं बताया करते। वैसे तुम कौन से स्कूल में पढ़ाते हो ताकि मैं भी वहीं दाखिला ले लूँ? बड़े अरसे बाद किसी उस्ताद का इस कदर खूबसूरत नाम सुना है, उस्ताद कालू। वाह, क्या दिलकशी है इस नाम में, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, तुमने या तुम्हारे साथियों ने मेरी बेटी मारिया को अगवा करके नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया है। मुझे मास्टर क्लब के नसीर ने बताया कि तुमने मारिया से सिर्फ पूछगिछ की है। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें इस सूरत में माफ़ कर सकता हूँ कि तुम मारिया को फ़ौरन रिहा कर दो, वरना तुम्हें इस पूरी दुनिया में कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी, उस्ताद कालू ने तेज़ लहजे में कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा? मारिया बिल्कुल ठीक ठाक है, बेफिक्र हो। वैसे तुमने नाकाबिले मुआफ़ी का लफ्ज़ कहा है। अगर हम मारिया के साथ तुम्हारे पास आकर मुआफ़ी मांग लें तो क्या फिर भी तुम मुआफ़ नहीं करोगे? दूसरी तरफ से कहा गया। तुम मेरी मारिया से बात कराओ। अच्छा चलो, बात कर लो। हेलो डैडी, मैं मारिया बोल रही हूँ। इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये मुझसे ब्लैक मास्क की सप्लाई के बारे में पूछते रहे हैं। मैंने इन्हें बताया कि मेरा ब्लैक मास्क से कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता आप इसके लिए काम करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे डैडी उस सप्लाई के बारे में हमें इतला कर दें तो वो हमारे बारे में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। चंद लम्हों बाद मारिया की आवाज़ सुनाई दी। क्या इन्होंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई मारिया? उस्ताद कालू ने कहा। नहीं डैडी, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, खास तौर पर इमरान साहब तो इंतहाई दिलचस्प बातें करते हैं, मारिया ने जवाब दिया। ये मुझसे मिलना चाहते हैं, तुम ऐसा करो कि इन्हें लेकर ऑफिस आ जाओ, मैं वहाँ मौजूद हूँ। इनसे वहाँ तफसील से बात हो जाएगी, पूरी तफसील के साथ। इस इमरान टाइगर और इस अबशी को साथ ले आना। मैं नहीं चाहता कि मैं इनसे कोई मायदा कर लूँ और बाद में कोई बाकी रह जाए और वो मेरे खिलाफ काम करना शुरू कर दे, उस्ताद कालू ने कहा। ठीक है डैडी, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो उस्ताद कालू ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और फिर साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने एक के बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। जेकब बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ऑफिस के सिक्योरिटी इंचार्ज की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। जेकब, मारिया के साथ 3 या 4 आदमी आ रहे हैं, तुमने उन सबको स्पेशल ऑफिस में बिठाना है और फिर उन सबको बेहोश करके उन्हें ब्लैक रूम में जंजीरों से जकड़ देना है। मारिया को अलबत्ता अलहदा रखना है, फिर मुझे इतला देना। और सुनो, ये लोग इंतहाई होशियार और तेज़ हैं, इसलिए तुमने हर लिहाज से मोहतात रहना है, उस्ताद कालू ने कहा। मैं समझ गया उस्ताद। उस्ताद कालू ने रिसीवर रख दिया।
तुम यहाँ पहुँचो तो सही, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ, उस्ताद कालू ने कहा। और फिर तकरीबन पौन घंटे के बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उस्ताद कालू ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हाँ, उस्ताद कालू ने कहा। जेकब बोल रहा हूँ उस्ताद, हुक्म की तामील हो चुकी है। मैडम मारिया के साथ 3 अफराद कार पर आए थे, जिनमें से 2 मुकामी और एक दिव हैकल हबशी था। मैंने मैडम मारिया को बताया कि आप उनसे स्पेशल ऑफिस में मिलेंगी। चुनाचे मैंने उन्हें स्पेशल ऑफिस में पहुंचा दिया और फिर रेड रे से मैडम मारिया समेत सबको बेहोश कर दिया। उन तीनों को तो ब्लैक रूम में जंजीरों में जकड़ दिया गया है। अलबत्ता मैडम मारिया वैसे ही स्पेशल ऑफिस में बेहोशी के आलम में मौजूद हैं। अब आपका क्या हुक्म है? जेकब ने कहा। मारिया को होश मिलाकर मेरे पास पहुंचा दो और तुम उन तीनों का ख्याल रखो। उन्हें मेरे दूसरे हुक्म तक होश में नहीं आना चाहिए, उस्ताद कालू ने कहा। हुक्म की तामील होगी उस्ताद, दूसरी तरफ से कहा गया और उस्ताद कालू ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और मारिया अंदर दाखिल हुई। आओ मारिया, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें सही सलामत देख रहा हूँ, उस्ताद कालू ने मारिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। डैडी, आपने उन्हें हलाक क्यों नहीं किया, सिर्फ बेहोश क्यों किया है? मारिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम चाहती हो कि उन्हें हलाक कर दिया जाए? हालांकि मेरा ख्याल था कि तुमने इमरान से ताउन करने का वादा किया होगा, उस्ताद कालू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने वाकई उनसे मुकम्मल ताउन के वादे किए हैं डैडी, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब मैं उनके कब्जे में थी। अगर मैं उनसे वादा ना करती तो वो मुझे हलाक कर देते, लेकिन उन लोगों ने शरफू को हलाक किया है। उस वक्त आपने मुझे यही बताया था कि शरफू को इंतकाम ले लिया गया है और ये हलाक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब मैं उन्हें हर सूरत में हलाक कराना चाहती हूँ, मारिया ने खुश्क लहजे में कहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि दोनों बार बार मरने से कैसे बच गई। एक बार तो उन पर कातिलाना हमला हुआ और ये जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। चलो ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये तंदुरुस्त हो गए, लेकिन दूसरी बार तो इस सारे मकान को ही मिसाइलों से उड़ा दिया गया था जिसमें ये मौजूद थे, और वहाँ इस कदर खौफनाक तबाही हुई थी कि किसी की हड्डियाँ तक सलामत ना बची थी। लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा नजर आ रहे हैं, उस्ताद कालू ने कहा। इसीलिए तो कह रही हूँ डैडी कि उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाए, और ये काम मैं अपने सामने कराना चाहती हूँ, मारिया ने कहा। तुम फिक्र न करो, अब ये लोग बच कर ना जा सकेंगे। तुम मुझे बताओ कि वहाँ तुमसे क्या सलूक हुआ और क्या पूछगिछ हुई, और तुमने इन्हें क्या बताया, उस्ताद कालू ने कहा। डैडी, जब मुझे होश आया तो मैं एक काफ़ी बड़े कमरे में एक कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ी हुई बैठी थी। एक आदमी जिसका नाम अली इमरान है और दूसरा वो कोबरा सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि 2 हबशी जिनमें से एक मेरे ऑफिस आया था वो इक्रीमियन नजाद था, जबकि दूसरा अफ्रीकी नजाद। वो इमरान और कोबरा की कुर्सियों के पीछे दियों की तरह खड़े थे। इस इमरान ने मुझसे पूछगिछ की। वो ये जानना चाहता था कि ब्लैक मास्क की तरफ से कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगों की सप्लाई पाक एशिया कब और किस तरह पहुंचेगी। मैंने उसे बताया कि ब्लैक मास्क से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसे तफसील से मालूम था कि आप यहाँ ब्लैक मास्क की नुमाइंदगी करते हैं, जिस पर मुझे एतराफ़ करना पड़ा। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। मैंने इन्हें बताया कि आपने मुझे बताया था कि ब्लैक मास्क ने सप्लाई कैंसिल कर दिया। वो आपके ऑफिस के बारे में पूछते रहे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे तफसील का इल्म नहीं, क्योंकि मैं कभी वहाँ नहीं गई। फिर नसीर की कॉल टाइगर के लिए आ गई, और फिर उस इमरान ने नसीर से तफसील से बातचीत की, और उसने नसीर से यही बात की कि अगर उस्ताद कालू ब्लैक मास्क के बारे में तफसील बता दे तो वो मुझे सही सलामत और ज़िंदा छोड़ देंगे, जिस पर नसीर ने उन्हें यकीन दिलाया। और फिर आपकी कॉल आ गई। इसके बाद उन्होंने यहाँ आने का फ़ैसला किया और फिर ये मुझे साथ लेकर यहाँ गए। इसके बाद क्या हुआ ये आपको मालूम है, मारिया ने जवाब देते हुए कहा। आओ आप चलकर उन्हें होश में ले आएं, ताकि उन्हें मरने से पहले इल्म हो सके कि ये किसके हाथों हलाक हो रहे हैं। इसके बाद मैं इनकी लाशें तुम्हारे स्टार क्लब के सामने फेंकवा दूंगा, ताकि सबको पता चल सके कि तुम पर हाथ डालने वालों का कैसा इबरतनाक अंजाम होता है, उस्ताद कालू ने उठते हुए कहा। और मारिया ने भी इस बात में सर हिला दिया। दर्द की तेज़ लहर इमरान के जिस्म में दौड़ती चली गई, और इसके साथ ही उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। पहले चंद लम्हे तो उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर जैसे ये धुंध साफ हुई उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके ज़हन में वो लम्हा आ गया जब वो मारिया के साथ एक कमरे में जाकर बैठे ही था कि छत से सुर्ख रंग की रोशनी निकली, और इस रोशनी से पूरा कमरा भर गया। और इसके साथ ही इमरान के जहन पर इस तरह अंधेरा छा गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है, जबकि अब उसने देख लिया था कि वह दीवार के साथ फौलादी जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा है। उसके सामने कुर्सियों पर मारिया और उसके साथ ही एक आदमी मौजूद है, जिसके चेहरे पर इंतहाई खबासत के तासुरात पूरी तरह नुमाया थे। उन दोनों के पीछे 2 गुंडे खड़े थे जिनके हाथों में मशीन गन्नें थीं। एक आदमी सबसे आखिर में मौजूद टाइगर के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। अपने लिबास और अंदाज से वो भी गुंडा ही दिखाई दे रहा था। तो तुम्हारा नाम अली इमरान है और तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो, मारिया के साथ बैठे हुए आदमी ने बड़े तंजिया लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। करते हो नहीं, बल्कि करते थे कि अल्फाज इस्तेमाल करो उस्ताद कालू। क्यों, क्या मतलब? ज़ाहिर अब तुमने मुझे गोली मार देनी है, इसलिए करते हो वाली बात तो ख़त्म हो गई। वो आदमी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई हकीकत पसंद आदमी हो। गो तुमने और तुम्हारे साथियों ने मारिया को कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन तुम लोगों ने मारिया पर हाथ डालकर नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया है।
और इस जुर्म की कम से कम सज़ा इबरतनाक मौत है। उस्ताद कालू ने घुराते हुए लहजे में कहा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा है वो भी बता दो। वैसे आज भी मुझे एक मुहावरे की समझ आई है कि सिग आज़ाद है और पत्थर बंधे हुए हैं। मैं सोचा करता था कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन आज ये सिचुएशन देखकर मुझे मालूम हुआ है कि इस मुहावरे का असल मकसद क्या है। अब देखो, स्नेक आज़ाद है और किलर्स बंधे हुए हैं। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मास्टर, मैं तो आपकी वजह से खामोश हूँ, वरना, जवाना ने घुराते हुए कहा। अभी खामोश रहो, मुझे उस्ताद कालू से 2-4 बातें कर लेने दो। शायद फिर इसका मौका मिले या ना मिले, और बुजुर्ग कहते हैं कि जो मौका भी मिले उसे गनीमत समझना चाहिए। इमरान ने कहा। तो मुझसे यही पूछना चाहते हो कि ब्लैक मास्क की सप्लाई कब तक एशिया आएगी? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लैक मास्क की सप्लाई कैंसिल कर दी गई है, उस्ताद कालू ने जवाब देते हुए कहा। वो शायद सिख का मतलब ही ना जानता था, वरना अगर इमरान सिख की बजाय कुत्ते का लफ्ज़ बोल देता तो शायद उस्ताद कालू अब तक गुस्से से पागल हो चुका होता। ये बात तो मारिया ने भी मुझे बताई थी, लेकिन मुझे मालूम है कि ये बात गलत है, क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई वो सिर्फ खौफ की वजह से कैंसिल नहीं कर सकते। उन्होंने इसके लिए कोई नया इंतज़ाम किया होगा। तो मुझे उस इंतज़ाम के बारे में बताओ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी उंगलियां इस दौरान कलाइयों के गिर्द मौजूद फौलादी कड़ों के बटनों को टटोल कर उन पर जम चुकी थीं। उसके दोनों बाजुओं के गिर्द कड़े थे, जिनके साथ मुंसलिक फौलादी जंजीरें दीवार में नस्ब कड़ों में डाली गई थीं, जबकि उसके दोनों पैर कड़ों से आज़ाद थे। शायद उस्ताद कालू और उसके आदमियों के नुक्ता नज़र से सिर्फ हाथों में फौलादी कड़े और जंजीरें डाल देना ही काफ़ी था। इमरान ने यह चेक कर लिया था कि टाइगर की उंगलियां भी मुड़कर कड़ों पर मौजूद बटनों पर जमी हुई थीं, जबकि जवाना ने अपने दोनों बाजुओं को इस अंदाज में आगे की तरफ रखा था कि जैसे वो झटका देकर इन जंजीरों को कड़ों समेत दीवार से निकाल लेना चाहता हो। कोई इंतजाम नहीं और बस अब मजीद बातचीत खत्म। मैंने तुम्हें होश इसलिए दिलाया ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि तुम्हारी मौत किसके हाथों आ रही है। और अब तुम तीनों की लाशें मारिया के स्टार क्लब के सामने सड़क पर फेंक दी जाएंगी, ताकि सबको मालूम हो सके कि मारिया पर हाथ डालने वालों का क्या अंजाम होता है। उस्ताद कालू ने कहा। डैडी, ये शरफू के कातिल हैं, इन्हें मैं अपने हाथों से हलाक करूंगी, मारिया ने खड़े होते हुए कहा। उस वक्त तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे डैडी हमसे मुकम्मल ताउन करेंगे, अब तुम खुद ताउन से इनकार कर रही हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त की बात दूसरी थी, मारिया ने कहा, और इसके साथ ही वह कब में खड़े हुए आदमी से मशीन गन लेने के लिए मुड़ी ही थी कि इमरान ने उंगलियों से बटन प्रेस कर दिए और खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ ही उसके हाथों से जंजीरें खुलकर दीवार से जा टकराईं। जंजीरों के इस तरह अचानक खुलने से वह सब बेख्तियार उछल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वह संभलते इमरान के हाथों में मशीन पिस्टल नजर आया, और पलक झपकने से भी कम अरसे में कमरा मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये चीखें उन मुसल्लह अफराद की थीं। उसी लम्हे टाइगर ने भी हाथ जंजीरों से आज़ाद कर लिए, जबकि जवाना ने अपने दोनों हाथों को एक जोरदार झटका दिया और एक ही झटके से उसने दीवार में नस्ब दोनों फौलादी कड़े बाहर निकाल लिए। मारिया और उस्ताद कालू दोनों हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़े ये सब कुछ होता इस तरह देख रहे थे जैसे बच्चे किसी शोबदेबाज को इंतहाई हैरत अंगेज शोबदा दिखाते हुए देखते हैं। उस्ताद कालू ऐसे ही कुर्सी पर बैठे का बैठा रह गया, जबकि मारिया खड़ी हुई थी और मुसल्लह अफराद फर्श पर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो चुके थे। टाइगर, तुम और जवाना बाहर जाओ और इस बिल्डिंग में जितने भी सांप मौजूद हैं सबका खात्मा कर दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। टाइगर और जवाना दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ पढ़ने लगे। तुम भी बैठ जाओ मारिया, और तुम दोनों सुन लो, अगर तुमने मामूली सी भी हरकत की तो दूसरा सांस ना ले सकोगे, इमरान ने उस्ताद कालू और मारिया से मुखातिब होकर कहा। और मारिया इमरान की बात सुनकर इस तरह कुर्सी पर गिर सी गई जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। तुम कैसे आज़ाद हो गए, और ये मशीन पिस्टल ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? उस्ताद कालू ने रुक रुक कर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे आदमी अभी तलाशी लेने का फ़न नहीं जानते। वैसे मैं यहाँ वाकई इस ख्याल के तहत आया था कि तुमसे मुज़ाकरात करके गैर मुल्की तंजीम पर हाथ डालूंगा और तुम्हारी मुआफ़ी कबूल कर ली जाएगी, लेकिन यह मेरी हमाकत थी कि मैं सांप की फितरत को भूल गया, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, जबकि इस दौरान जवाना और टाइगर दोनों मशीन गन्ने उठाए कमरे से बाहर जा चुके थे। जवाना के बाजू में मौजूद कड़े टाइगर ने खोल दिए। तुम अब हमारे साथ क्या सलूक करोगे, मारिया ने कहा। इसका इन्हिसार तुम्हारे अपने रद्द अमल पर है, हमें मुआफ़ कर दो, मारिया ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा। अपने बाप से कहो कि वह ब्लैक मास्क की सप्लाई के बारे में तफसील बता दे, और फिर इस तफसील को कन्फर्म करा दे तो इसके बाद मुआफ़ी के बारे में सोचा जा सकता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम वादा करो कि हमें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तफसील बता सकता हूँ, उस्ताद कालू ने कहा। वादा तो मैंने पहले ही मारिया से किया था, लेकिन वादा खिलाफी तुम्हारी तरफ से हुई। मुझसे वाकई गलती हो गई। मुझे ख्याल ना रहा था कि तुम लोग हमारी तरह के नहीं हो, बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता हो। बहरहाल अब मैं हतमी वादा करता हूँ कि आइंदा ना ही किसी गैर मुल्की तंजीम के लिए काम करूँगा और ना ही तुमसे कुछ छुपाऊंगा, उस्ताद कालू ने कहा। अगर ऐसा करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सप्लाई कितने रोज़ के बाद पाकेशी आने वाली है, लेकिन इस बार सप्लाई ब्लैक मास्क की बजाय डेसी क्रॉस कराएगा, उस्ताद कालू ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। डेसी वो कौन है, इमरान ने पूछा।
वो भी वेलिंगटन में एक तंजीम का चीफ है। उस तंजीम का नाम वाइट रोज़ है और उसका धंधा मुनशियात की बैनुल-अक़वामी सप्लाई है। ब्लैक मास्क असले का धंधा करती है। उसने बहादुरिस्तान की खसूसी सप्लाई करनी थी, लेकिन पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस के खौफ की वजह से उन्होंने ये काम खुद करने के बजाय डेसी के ज़िम्मे लगाया। डेसी ने मुझे फ़ोन किया था, चूँकि यहाँ असले की सप्लाई का सारा सेटअप मेरे पास है, इसलिए उसने कहा था कि मैं इस सप्लाई के काम को मुकम्मल करूँ और मैंने हामी भर ली थी। उसने कहा था कि 1 हफ्ते बाद सप्लाई आएगी और अभी 1 हफ्ते में 3 रोज़ बाकी हैं। डेसी खुद सप्लाई के साथ आएगा। उस्ताद कालू ने खुद ही सारी तफसील बताते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला तो टाइगर और जवान अंदर दाखिल हुए। बॉस, यहाँ 4 आदमी थे, उन चारों को हलाक कर दिया गया है। वैसे इस इमारत में इंतहाई सख्त साइंसी हिफाजती इंतजामात हैं। मैंने सारे इंतजामात ऑफ कर दिए हैं। टाइगर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है उस्ताद कालू? इमरान ने उस्ताद कालू से मुखातिब होकर पूछा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। उस्ताद कालू ने उठते हुए कहा। इसके साथ ही मारिया भी उठ खड़ी हुई। चलो, इमरान ने कहा और फिर उस्ताद कालू और मारिया के पीछे चलते हुए उस कमरे से निकले और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर वो एक शानदार अंदाज के ऑफिस में पहुंच गए। अब उस डेसी को फ़ोन करो और उसे पूछो कि सप्लाई कब पहुंच रही है, इमरान ने कहा। मैंने कहा है कि 3 रोज़ बाद आएगी, उस्ताद कालू ने कहा। जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो उस्ताद कालू ने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन में से सुरख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान की नज़रें इन नंबरों पर जमी हुई थी। लाउडर का बटन भी ऑन कर देना, इमरान ने कहा और उस्ताद कालू ने आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। डेसी क्लब, राब्ता कायम होते ही नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पाक-एशिया से उस्ताद कालू बोल रहा हूँ, चीफ डेसी से बात कराओ, उस्ताद कालू ने कहा। वो अच्छा, होल्ड करो। हेलो, डेसी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद कालू बोल रहा हूँ, डेसी पाक-एशिया से। मैंने सप्लाई के लिए तमाम इंतजामात कर लिए हैं। कब पहुँच रही है सप्लाई? उस्ताद कालू ने कहा। उस्ताद कालू, सप्लाई कैंसिल हो गई है, मैं तुम्हें इतला देने ही वाला था, दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों, क्या हुआ? क्या अब ब्लैक मास्क ने खुद सप्लाई करने का फैसला किया? उस्ताद कालू ने चौंक कर पूछा। नहीं, ब्लैक मास्क के आदमी सप्लाई चुराते हुए पकड़े गए हैं और उन्हें क्रीमन फौज ने गोली मार दी और अब वो ब्लैक मास्क के हेडक्वार्टर को तलाश कर रहे हैं, इसलिए अब ये सप्लाई नहीं हो सकती, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा ठीक है, उस्ताद कालू ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओके, अब तुम बताओ कि ब्लैक मास्क का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका चीफ कौन है, इमरान ने पूछा। नहीं, मैंने उसकी राजदारी का हलफ लिया हुआ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तुमने वादा किया था कि हमें जिंदा छोड़ दोगे, इसलिए अब तुम अपना वादा पूरा करो, उस्ताद कालू ने कहा। मारिया, तुम क्या कहती हो? तुम्हें यकीनन इस बारे में इल्म होगा, इमरान ने मारिया से मुखातिब होकर कहा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मारिया ने जवाब देते हुए कहा। टाइगर, ऑफिस की तलाशी लो, इमरान ने टाइगर से कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और तेजी से बड़ी सी ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि उस्ताद कालू ने बिजली की सी तेजी से उछलकर इमरान पर हमला कर दिया। वो शायद उससे मशीन पिस्टल छीनना चाहता था, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ हवा में उछला और सीधा जवाना के पैरों में जा गिरा। इमरान ने उसके उछलते ही अपनी एक टांग को मखसूस अंदाज में घुमाया था, जिसके नतीजे में उस्ताद कालू हवा में कलाबाजी खाकर चीखता हुआ एक धमाके से जवाना के सामने फर्श पर जा गिरा था और ऐन उसी लम्हे मारिया ने टाइगर पर छलांग लगा दी थी, लेकिन उस्ताद कालू की तरह वो भी चीखती हुई उछलकर मुंह के बल नीचे कालीन पर जा गिरी। जवाना ने अपने सामने गिरे हुए उस्ताद कालू के सीने पर अपना पैर रख दिया। जबकि मारिया नीचे गिरकर एक झटके से सीधी हुई तो उसकी नाक से खून फवारे की तरह निकलने लग गया। उसकी नाक कुर्सी से टकराकर पिचक सी गई थी। वो बुरी तरह हाथ पैर मारने लगी थी। इसको उठाकर ले जाओ और इसकी बैंडेज करो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। तो टाइगर ने झुककर मारिया को उठाया और उसे उठाए हुए वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। इसका क्या करना है मास्टर, यह सबसे बड़ा स्नेक है, जवाना ने पैर को दबाते हुए कहा। उस्ताद कालू ने दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़ी हुई थी और वो उसकी टांग हटाने की कोशिश कर रहा था। तुम चीफ हो, तुम जानो, और तुम्हारे स्नेक, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जवाना ने अपनी टांग को जोर से झटका दिया और एक आवाज़ के साथ ही उस्ताद कालू के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली। इसके साथ ही उसकी नाक और मुंह से खून फवारे की तरह निकलने लग गया। उसके दोनों हाथ मुर्दा होकर नीचे गिर गए थे, जबकि उसके जिस्म ने 2-3 बार झटके खाए और फिर वो साकित हो गया। बॉस, इस मारिया का खून ही नहीं रुक रहा, वो तो मरने के करीब है। अचानक दरवाज़ा खुलकर टाइगर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। तुम यहाँ की तलाशी लो, मैं इसे चेक करता हूँ, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आपने बहुत दिनों बाद दानिश मंजिल का चक्कर लगाया, जबकि मेरा ख्याल था कि आप उस ब्लैक मास्क के सिलसिले में क्रीमिया जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्रीमिया गए बगैर ही ब्लैक मास्क वाइट मास्क में तब्दील हो चुका है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या हुआ, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। क्रीमियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्लैक मास्क की तलाश में सरगर्दा थी, क्योंकि उसने बहादुरिस्तान के मुखालिफ ग्रुपों को कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगें सप्लाई करने के लिए
मिलिट्री के एक खसूसी स्टोर से चुराने की कोशिश की और उसके आदमी पकड़े गए। इस तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस को उसके बारे में मालूमात मिल गई, इमरान ने कहा। तो एक्रीमियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उन्हें ट्रेस करके ख़त्म कर दिया, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, ये कारनामा स्नेक किलर्स ने अंजाम दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। स्नेक किलर्स ने? आपका मतलब है जवाना ने? कैसे? क्या जवाना क्रीमिया गया था? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, उस्ताद कालू के ऑफिस से ब्लैक मास के हेडक्वार्टर और उसके चीफ के बारे में मालूमात पर मबनी फ़ाइल मिल गई थी, जो जवाना ने सर सुल्तान को भिजवा दी। सर सुल्तान ने यह फ़ाइल एक्रीमिया के चीफ सेक्रेटरी को नोट के साथ भिजवा दी कि यह फ़ाइल पाकिस्तान की सरकारी तंजीम स्नेक किलर्स ने ट्रेस की है। नतीजा ये कि ब्लैक मास्क, उसका चीफ, उसका हेडक्वार्टर, बल्कि उसका पूरा सेटअप ख़त्म कर दिया गया और हुकूमत क्रीमिया ने स्नेक किलर्स के इस कारनामे पर बाकायदा उसका सरकारी तौर पर शुक्रिया अदा किया है और जवाना ने यह सर्टिफिकेट फ्रेम कराकर अपने कमरे में लगा रखे है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे उसने ज़्यादती की है, उसे यह फ़ाइल मुझे भिजवानी चाहिए थी। स्नेक किलर्स का चीफ भी मैं ही हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। उसने तो फ़ाइल तुम्हारी पास भिजवाई थी, लेकिन अब क्या किया जाए, कासिद रास्ता भूल कर सर सुल्तान की तरफ जा निकला, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सर सुल्तान पर स्नेक किलर्स की कारकर्दगी की धाक बिठाई जाए? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। अरे कहाँ, वो नाक पर मक्खी तो बैठने ही नहीं देते, धाक को कैसे बैठने देंगे? असल में क्रीमिया के चीफ सेक्रेटरी उनके दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनके ज़रिए ये फ़ाइल क्रीमिया भिजवाई थी ताकि उस पर संजीदगी से काम हो सके, और वैसे ही हुआ, इमरान ने जवाब दिया। और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। और स्नेक किलर्स के अपने मिशन का क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। बड़े अजदहा को जवाना ने हलाक कर दिया है, जबकि सांप संपोलियों के खात्मे का काम फ़याज़ के ज़िम्मे लगा दिया गया है, क्योंकि टागोरा वाकई स्नेक्स का मस्कन बन चुका था। बहरहाल अब वहाँ से तमाम अड्डे ख़त्म कर दिए गए हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये काम तो पुलिस का होता है, इंटेलिजेंस का तो नहीं हो सकता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फ़ाइल डैडी के पास पहुँच गई थी और उसमें दर्ज था कि टागोरा के इलाके में मौजूद उन अड्डों के ज़रिए असले की स्मगलिंग की जाती है, और असले की स्मगलिंग को रोकना इंटेलिजेंस के दायरे कार में आता है, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। मतलब है कि कासिद एक बार फिर रास्ता भूल गया और फाइल सर अब्दुर्रहमान के पास पहुंच गई, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। फ़याज़ वैसे तो पकड़ाई दे ही ना सकता था, और जो तफसील उन अड्डों के उस्ताद कालू के ऑफिस से मिली, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि उनका खात्मा ज़रूरी है, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन आपने ये सब कुछ बाला ही बाला कर दिया, कम अज़ कम मुझे तफसील तो बता दे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इमरान ने मारिया के अगवा से लेकर उस्ताद कालू के ऑफिस में जाने और फिर वहाँ से होने वाली तमाम कार्रवाई की तफसील बता दी। मारिया का क्या हुआ? आपने यकीनन उसे ज़िंदा छोड़ दिया होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, वैसी बीमारी में मुब्तला थी कि एक बार खून अगर उसके जिस्म से निकलने लग जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। मैंने बड़ी कोशिश की, हत्ता कि उसे अस्पताल तक पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी, इमरान ने जवाब दिया। मतलब है कि इस बार स्नेक किलर्स ने अपने मिशन के साथ सीक्रेट सर्विस का मिशन भी सर अंजाम दे दिया, टागोरा के स्नेक भी ख़त्म कर दिए और बैन अल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क का भी खात्मा करा दिया। गुड शो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ना सिर्फ ब्लैक बल्कि वाइट का भी, इमरान ने बड़े मासूम लहजे में कहा। वाइट क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुनशियात की सप्लाई करने वाली एक और तंजीम वाइट रोज़ भी सामने आई थी, उसकी तफसीलात भी क्रीमिया पहुंचा दी गई। नतीजा ये कि ब्लैक मास्क के साथ साथ वाइट रोज़ का भी खात्मा कर दिया गया और इस तरह ब्लैक एंड वाइट दोनों स्नेक ख़त्म हो गए, इमरान ने जवाब दिया। और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा।